नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। चंद घंटे बाद मुंबई में इंडिया और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है। दोनों टीमें तैयार हैं। तैयारी हमारी भी पूरी है। एबीपी न्यूज पर स्पेशल कवरेज होगी शानदार एक्सपर्ट्स के साथ। कई लोग ऐसे हैं जो वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखना चाहते हैं। आखिरी वक्त में टिकट की मारामारी है। इसी का फायदा कुछ दलाल उठा रहे हैं। 2,500 और 3,500 रुपए के टिकट को 40,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक में बेच रहे हैं। एबीपी न्यूज ने ऐसे दलालों का स्टिंग किया है, यानी स्टिंग ऑपरेशन किया है हमने आज कॉलिंग कार्ड में ऑपरेशन सेमीफाइनल। मारामारी तो छठ पर घर जाने वालों की भी है। आजकल ट्रेन और बसों में भीड़ देखी होगी आपने। छठ मनाने के लिए लोग यूपी और बिहार जा रहे हैं। दिल्ली का आनंद विहार हो या फिर मुंबई का सीएसटी रेलवे स्टेशन, ट्रेनों में ना जगह है ना टिकट है। प्लेन का किराया 7वें आसमान पर है। इसीलिए भीड़ में भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। डर है रेलवे स्टेशन पर कोई हादसा ना हो जाए। आज सिग्नेचर स्टोरी में छठ वाली छटपटाहट दिखानी है आपको। छटपटा तो वो मजदूर भी रहे हैं जो 3 दिन से उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए हैं। 40 जिंदगियों का सवाल है, उन्हें निकालने का मास्टर प्लान क्या है? सरकार और एजेंसियों ने जुगाड़ लगाया है। क्या सुरंग के अंदर अब एक पाइप वाली सुरंग बनेगी? फैक्ट फाइंडिंग में स्पॉट से पड़ताल करनी है। इसकी पड़ताल तो यमुना की भी करनी है, क्योंकि त्योहार आते हैं तो झाग वाली यमुना की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। इतने वादे और दावे के बाद भी यमुना मैली क्यों है? सफाई क्यों नहीं होती? क्या इसी गंदे पानी में चढ़ेगा सूर्य को अर्घ्य? आज पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिल्ली तेरी यमुना मैली। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के बाहर टिकटों की कालाबाजारी का खेल देखने से पहले आप रैपिड राउंड में देश दुनिया की वो खबरें देख लीजिए जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज एमपी के बैतूल पहुंचे, जनसभा की और इशारों इशारों में राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंचे और कांग्रेस की जीत का दावा ठोक दिया। आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। इधर सीएम शिवराज और कमलनाथ की रैलियों का भी दौर जारी है। कभी जयवीरू और गब्बर पर सियासत तो कभी मूर्खों का सरदार। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी की अनोखी बयानबाजी भी जोरों पर है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान भी सुन लीजिए। कमल की बटन दबाइए, ऐसा करंट लग जाएगा कि कमलनाथ और राहुल गांधी अपने कुर्सी से 4 इंच ऊपर उड़ जाएंगे। दरअसल गडकरी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के सपोर्ट में जनसभा करने पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज एमपी में थे और रतलाम से मोर्चा संभाला। चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी हैवीवेट को लगा दिया है। बिहार में बालू माफिया का खौफ किस कदर बढ़ गया है, इस खबर से पता चलेगा। जमुई में चेकिंग के दौरान बालू से लदे ट्रक ने एक दारोगा को ही कुचलकर मार डाला। एक होमगार्ड की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। दारोगा की हत्या पर क्या बिहार सरकार गंभीर है? बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से तो ये कतई नहीं लगता। ये नई घटना है, पहली बार ये तो होते रहेगा ना, इस तरह की घटना है। क्या भारत में टेस्ला कार बनाने का सपना जल्द पूरा होगा? सवाल इसलिए क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कैलिफोर्निया में टेस्ला की फैक्ट्री पहुंचे थे। इस दौरान पीयूष गोयल कंपनी के मालिक एलन मस्क से नहीं मिल पाए, जिसके लिए एलन ने पीयूष गोयल से एक्स प्लेटफॉर्म पर माफी भी मांगी। टेस्ला भारत कैसे आ सकती है, इस पर भारत सरकार काम कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक अगर भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैरिफ कम कर दे, यानी टैक्स कम कर दे, तो फिर कम कीमत में टेस्ला भारत में एंट्री ले सकती है। जम्मू कश्मीर का हंसता खेलता पर्यटन स्थल डल झील एक भयानक मंजर में तब्दील हो गया। किसको पता था शनिवार को लगी आग 3 लोगों की जान ले लेगी? एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की। तकरीबन 21 स्क्वायर किलोमीटर में फैले डल लेक में 800 हाउस बोट्स हैं और 800 हाउस बोट्स के लिए केवल एक फायर स्टेशन है, जहां पे 4 या 5 बोट्स में जो है फायर ब्रिगेड बनी हुई है। सबका मिला के 40 करोड़ से ज्यादा ही ज्यादा होगा, कम नहीं होगा।
प्रशासन पर सवाल उठने जरूरी है कि इतने कम समय में इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे? क्या फायर ब्रिगेड सिस्टम फेल रहा? जो हमारा मेन फायर एंड सर्विसेज का है, जो डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं हो पाती हमें। इतनी सारी जगह है, कौन सी बड़ी बात है गवर्नमेंट कोई इंस्ट्रक्शन दे किसी डिपार्टमेंट को, वो चीज़ ना हो जाए? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? वो नहीं हो, एलजी की तरफ से कोई बात रखे, वो हमारी तरफ से इनको ये चीज़ इनको अलॉटमेंट कर दो यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं होती। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा पर भी हंगामा हुआ। तस्वीरें हरियाणा के अंबाला की हैं, जहां भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। दरअसल अंबाला के दशहरा ग्राउंड में लोग जानवरों की लड़ाई करवा रहे थे। पुलिस ने परमिशन के बारे में पूछा, जिस पर भीड़ गुस्साई और पुलिस को ही खदेड़ दिया। मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। वहाँ काफी भीड़, 200 से 250 आदमी इकट्ठे हो रखे थे और वो आपस में पशुओं को आपस में लड़ा रहे थे। सबने शराब पी रखी थी, तो अपने बचाव के लिए हमने वहाँ पे फायर किया है, ये हवाई फायर किया अपने बचाव के लिए। हर साल यहाँ दशहरा ग्राउंड में जानवरों की लड़ाई कराई जाती है। दुनिया भर में प्रसिद्ध श्री गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस बीच भारी संख्या में भक्त जुटे और कपाट बंद होने के साक्षी बने। इसी बीच बद्रीनाथ धाम के भी कपाट जल्द बंद होने जा रहे हैं। इन्हें 18 नवंबर को बंद कर दिया जाएगा। अब तक 4 धाम की यात्रा में 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। शीतकाल के लिए 4 धामों के कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हैं। इस वक्त पब्लिक का एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है? आप में से बहुत से कहेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप, खासकर कल होने वाला सेमीफाइनल। दोनों टीमों की टक्कर है, टीमें तगड़ी हैं दोनों, मैच जबरदस्त होगा और टिकटों की बिक्री भी जबरदस्त हो रही है। जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से टिकट खरीद रहा है। लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो टिकट्स के लिए परेशान हैं। दिन भर वानखेड़े स्टेडियम के बाहर खड़े रहे। इसी का फायदा कुछ दलालों ने उठाया। किसी को 1 लाख में टिकट बेचा तो किसी को 40,000 में बेचने की कोशिश की। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह को टिकट की कालाबाजारी का पता चल गया। वो पहुंच गए स्पाई कैम लेकर वहां पर। वानखेड़े स्टेडियम के बाहर क्या हुआ, हमारे कैमरे में कितने दलाल कैद हुए, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, सुनील गावस्कर स्टैंड से लेकर वीवीआईपी टिकट को ब्लैक करने का रेट कितना था, टिकट के सौदागर कौन है, मैच से पहले ऑपरेशन सेमीफाइनल। एक मैच जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में जीती तो 2011 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी। मुंबई पूरी तरह तैयार है। वानखेड़े स्टेडियम के बाहर फैंस की भीड़ है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें मैच के टिकट चाहिए। ऑफलाइन मिलते नहीं, ऑनलाइन है नहीं। अब क्या करें? हमारे रिपोर्टर ने कैमरा चालू किया तो लोगों का दर्द जुबान पर आ गया। मैं ढूंढ रहा साहब, मेरे को नहीं टिकट मिल रहा। ये दोनों कर्नाटक का है, मैं सांगली का है। आप भी मैच के लिए आए? मिला टिकट? नहीं मिला, ढूंढ रहे। एक बंदे से बात हुआ तो बोला आज तो मुश्किल है, कल बचा कुचा रहेगा तो मिलेगा। ब्लैक में? हाँ। जब टिकट है ही नहीं तो ब्लैक में कैसे मिलेगा? कौन दे रहा है? किसके पास है टिकट? ये पता लगाने के लिए मृत्युंजय सिंह ने वानखेड़े स्टेडियम के बाहर चक्कर लगाना शुरू किया। कई लोगों से पूछा कि ब्लैक में टिकट बेचने वाले हैं कौन, टिकट कहां मिलेगा। तभी एक शख्स ने बताया कि एक दलाल मिला, मगर उन्होंने टिकट नहीं खरीदी क्योंकि 25,000 से ज्यादा मांग रहा था। अभी तो हम लोग 30-40,000 तक टिकट। 25,000 एक टिकट का। मृत्युंजय को इशारा मिल चुका था। वो एक पोल के पास पहुंचे। वहां से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन 3 लोग बेफिक्र खड़े थे। हमने टिकट के लिए बातचीत शुरू कर दी। हमारा मकसद था किसी तरह कालाबाजारी वाले दलालों के पास पहुंचे। उन्होंने बताया सही जगह आ गए हैं, काम हो जाएगा। अभी 1 लाख का टिकट बिका है। 1 लाख का एक टिकट? नहीं, अपने को तो बजट से बाहर है। न्यूजीलैंड के थे ना? हाँ, उन लोग डॉलर में पेमेंट कर लिए होंगे। तो दे कौन रहा? लेकिन इंडियन करेंसी दिया उसने? नहीं, मतलब है किसके पास? चाहिए आपको? दिलाओ यार। तो मैं अपने सेठ से बात करा दूं, उसको जमेगा तो मुझे नहीं जाना है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। बात कर लो अपने सेठ से, 40,000 में मिल रहा है कहाँ पे? बंदा कौन? बंदा है, भी मिल जाएगा। 40 पे देने तो बहुत है। 40 देने तो बहुत है। 2500 वाला 40,000 में।
40 में देने के लिए तो बहुत तैयार है। बंदा मिल जाएगा, पूछ लो, कहिए। पैसा है, आपको हालत में टिकट चाहिए तो मिल जाएगी। है क्या ना? हालत में अगर टिकट चाहिए तो जेन्युइन टिकट रहता है ना, क्योंकि बीच में नहीं भाई, टिकट देगा। नहीं, बीच में सुनने में आया था ना, वो कुछ ऐसा नकली उकली भी दे देते हैं। नंबर दे रहा हूँ, फिर नकली वाले से बात कर लो। नहीं, नकली वाला नहीं चाहिए। कहाँ है बंदा, कहाँ है? आसपास में ही, आपके यही आसपास में है। यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ कोई नहीं है, मतलब आपके आसपास में ही मिलेगा। है? बता दो, बात ही करा दूंगा ना, हो सकता है वो बात ही हमें से करा दो ना। 40 में मिलेगा, इतना कंफर्म है। 40 में बात करो। 2500 का टिकट है, ऊपर अपर लेवल का है। आप दिलाओगे? अब ये लोग हैं कौन? शायद दलाल के एजेंट। इन्हें शक ना हो इसलिए मृत्युंजय ने फोन घुमाया और कहा कि जिन्हें मैच का टिकट चाहिए वो खुद बात करना चाहते हैं, क्योंकि पैसे वही देंगे। एजेंट ने दावा किया टिकट है, अपर लेवल का है। सचिन तेंदुलकर स्टैंड। जब इत्मीनान हो गया कि टिकट चाहिए तो यहीं से पहला क्लू मिला, दलालों की एग्जैक्ट लोकेशन का। सर बहुत जगह देख डाला, वो मिल नहीं रहा है। वो वही ऑनलाइन कुछ नहीं सर, पहले ही हो चुका है, सब बुक है नहीं। मतलब वो बाकी सर वही ब्लैक वाला है। वो मतलब एक जन है, मिले स्टेडियम के बाद, थोड़ा बात करिए ना आप ही, वो आपको बता देंगे कितने का क्या है। आप बता दो। वो 40 तक बोल रहे, एक बार आप पूछ लीजिए, क्या आप उनका खुद से सुन लीजिए। 40 तक बोल रहे हैं, वो 2500 वाला है। मुझे पता नहीं स्टैंड कौन सा है, वो टिकट देखने पे समझेगा। अपर लेवल। हाँ, एक मिनट से बात करिए ना। हाँ नहीं, आप अपर लेवल है, बता दो आप। मैं सर कोई अपर लेवल का है, स्टैंड नहीं पता, अपर लेवल का सबसे ऊंचा वाला जो होता है, तीसरे लेवल का। सचिन तेंदुलकर। टिकट असली है सर, ऐसा बोल रहे हैं। अपने को एक चाहिए, 2 चाहिए? मैं पूछ के बताता हूँ सर। ओके भाई, 2 टिकट। 2। आप यहाँ से चले जाओ गरवारे स्टेडियम, जहाँ बुक माई शो का वो है। हाँ, उसी के बाहर आदमी है। नहीं, फिर कंफर्म मिलेगा। कैश देंगे ना? तो पैसे तो मंगाना पड़ेगा मुझे। देख लो, मैं इतना बता दिया। जिस जगह हमें पहुंचने को कहा गया था हम वहां पहुंच गए। शायद मृत्युंजय आएंगे, दलाल को पहले से ये मालूम था, इसीलिए उसने खुद अप्रोच किया। बात शुरू हो गई और रेट तय करने लगे। मृत्युंजय को पता चल गया कि ब्लैक मार्केट में 30,000 रुपए में टिकट बेचने वाले यही शख्स है। हाँ नहीं यार, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। 30,000 भाव है। हाँ 30,000। 30,000? कौन सा वाले का? सुनील गावस्कर, विजय मर्चेंट। मतलब कितने का आता है? 4,000 का। नहीं, मेंबरशिप टिकट है। मेंबर का आपके पास? हाँ, जो प्लेयर लोग खेलता ना वो आपके पास है ना। कितना होगा आपके पास? अपने को 1 रुपया आगे पीछे नहीं है। नहीं, मैं समझ गया, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट। हाँ, मतलब मेरे सेठ को एक्चुअली चाहिए 2 टिकट। 2 लो, 5 लो, 4 लो, 1 रुपया आगे पीछे नहीं है, सामने ही है। कितने वाला है? 4,000? नहीं, मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री है, वैसे स्टैंड वाइज खरीदने जाएंगे कितने का पड़ेगा? वो खरीदा नहीं जाता है ना, वो मेंबर वाले जो प्लेयर लोग को मिलता है ना VIP टिकट, उनके जो रिश्ते लोग आते हैं उन लोगों का टिकट है। अच्छा, कितने? वो काउंटर में नहीं आता, वो 30,000 में दूंगा एक टिकट। एक टिकट? 50 में नहीं आएगा। 250 में? अरे हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से देंगे? यहाँ पे आप ट्राई करके देख लो, किसी के पास भी होएगा तो आप बता दो। ओरिजिनल है ना? लेकिन सामने दूंगा, देख के फिर लेंगे आप। यहाँ नहीं दूंगा, पीछे घर है हमारी बाजू में, उधर ले जाऊंगा, आराम से आप चेक करके देख के लेना। पैसा कैश में चाहिए, ऑनलाइन? ऑनलाइन जैसा आप देंगे, हमको पैसे से मतलब है ना। हाँ, वो आप ऑनलाइन दो, कैश दो, जैसा भी दो, क्योंकि यार टिकट किसी के पास नहीं है, हमारे पास ही है। हम सुबह से हम ही दे रहे हैं सबको। टिकट अभी वो भी 3-4 पड़ी हुई है, वो भी 4 का भी ऑर्डर है, वो बंदे है दिए अभी, वो सेट, उसका सेट का फोन आ जाएगा तो फिर उसको दे दूंगा। तो चारों कॉम्प्लीमेंट्री टिकट ही है? हाँ, 4 कितना, आपको 10 मिल जाएंगे। जिन टिकटों को देने का दावा हो रहा था वो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स हैं, किसी भी VIP के लिए रिजर्व होती हैं, और ये शख्स कह रहा था उसके पास 10 टिकट है। हमें यकीन था, इसीलिए पूछा कि आप टिकट दिखाओ। उसने अपने मोबाइल में टिकट दिखा भी दी। मृत्युंजय ने देखा तो कंफर्म हो गया टिकट असली है, VIP है।
का मेंबर टिकट है, काउंटर टिकट नहीं है, जो तीसरा वाला चौथा वाला नहीं है, जो प्लेयर लोग खेलेंगे ना वीआईपी लोग, उसके पीछे वाला टिकट है। इंडिया से उसके बीच वाला, बीच का साइड वाला है। कोई ऐसे पंगा तो नहीं होगा ना मेरे, मतलब ऐसे अभी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट है सब। इधर आ जाओ, मैं आगे बात, आप लेंगे तो बात करूंगा। मैं तो मतलब सेठ ने भेजा है, मैं उनको बताऊंगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पुलिस वाले की बहुत लंबा चल रहा है। हाँ टिकट हमारे पास रखी हुई है। हाँ सेमीफाइनल, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री सेमीफाइनल वो है 15 नवंबर, स्टेयर केस 14, लेवल 1। जो वीआईपी है तो वीआईपी टिकट है। ये सब टिकट आप किसी के पास आपको मिलेगा भी नहीं, आज ही खत्म हो जाएगा। हाँ वो अभी जैसा कॉल आएगा वैसा निकल जाएंगे। आप बोलो तो डन कर दो, सेट को फोन करके ऑनलाइन में पैसा आपका जगह पे दे देते। नंबर मिलेगा? मैं अभी तो मैं ऑफिस जाऊंगा, इधर फोर्ट में ऑफिस है। किधर है आपको? अपना सेशंस कोर्ट के पीछे गली है ना, कंदिल के पीछे। मैं इधर ही रहता हूँ, बाजू में सिद्धार्थ कॉलेज की गली में रहता हूँ। आपका नंबर दो ना, मैं सेव करके रखूंगा। उनको बोलो अर्जेंट रहे है तो फटाफट सौदा कर देगा, टिकट आप लेके निकल जाओ, नहीं तो बाद में मिलेगी, कल तो कुछ नहीं मिलेगी ना। अब सवाल है कि इन लोगों के पास ये टिकट आए कहां से? कौन है ये लोग जो एक साथ 10-10 टिकट लिए घूम रहे हैं और ब्लैक में 10 गुना रेट पर टिकट बेच रहे हैं? सवाल बाकी थे और हमारी पड़ताल भी। देखा आपने ब्लैकियों का बिजनेस। वानखेड़े स्टेडियम के बाहर ऐसे और कितने दलाल होंगे जो इस काम में लगे हुए हैं? ये जानने के लिए हमने थोड़ी और कसरत की तो एक और शख्स मिला। उसने नाम बताया विजय। रिपोर्टर ने उससे टिकट का रेट पूछा तो दाम उसने 5,000 रुपए और बढ़ा दिए। कहने लगा अब 3,500 रुपए का टिकट 35,000 में मिलेगा, लेना है तो लो वरना ग्राहक और भी हैं। हमारी बातें सुनने के बाद पहला दलाल फिर आया और बोला ये सब मेरे ही लोग हैं। सस्ता नहीं है, 35 से कम नहीं। भाई टिकट ही नहीं है किसके पास। हाँ वो तो देख रहा हूँ। सब अभी कल पैसा दे के भी टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा सब वो चालू है। तो बाई चांस मिल गया ये पैसा ओरिजिनल है ना, साल के 12 महीना मिलेगा। IPL का भी बोलेगा वो भी मिल जाएगा। हम लोग की करते हैं नहीं, मतलब बीच में नहीं सब बोल रहे थे बना ओरिजिनल बनावटी भी मिलता है कोई लोग। उसमें कार्ड में उसमें देखने चेक बिक करने का, बाद में पैसा देंगे। पैसा कैश में पूरा इतना तो लेके नहीं आएगा, जीपे या ऑनलाइन भीम चलेगा ना? UPI कर देंगे तो कहाँ मिलेंगे आप? अभी पैसा तो लेके नहीं आया मैं, बॉस से बात करूंगा पैसा लेके। बात कर लो, फिर मैं सामने वाले को भी रेडी कर दूँगा। उसको ऊपर बोलो, दिवेशा बोलो, MCA बोलो, 60,000 70,000 सबसे लो 30,000। जो भी अपने पास हैंड है, बाकी अपने किसके पास नहीं है, मेरे पास हैंड है, आपको साइड में ले जाकर दिला देगा। MC का टिकट है, वो मेंबरशिप टिकट है। और मैडम इसके नीचे आप ये भी उम्मीद भी मत करें, जो है हकीकत बता रहा हूँ। नहीं वही मैं बोला, मैंने अपने ऑफिस में बोला बॉस को। आपको आप 10 जगह को जितने ही पूछेंगे ना तो हमारे पास से लेके देंगे। अच्छा, और मामा से बात करोगे हमसे ही लेके देंगे। आप ही का आदमी है? अब मेरे को लगा भाई शायद कुछ कम कर दे। VVIP स्टैंड, VIP स्टैंड, जर्नल स्टैंड, सचिन तेंदुलकर स्टैंड। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऐसे कितने स्टैंड हैं? हर स्टैंड के हिसाब से टिकट का दाम होता है। भारत के मैच में टिकट बाकी मैचों की तुलना में महंगे होते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में 33,000 दर्शकों के बैठने की जगह है, मैच देख सकते हैं। यहाँ सबसे सस्ता टिकट 2,500 रुपये में 2,500 रुपये का है। 4,000, 8,000 रुपये के टिकट भी हैं। पैवेलियन स्टैंड में सुविधा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये का टिकट होता है। इसके अलावा स्पॉन्सर, मेंबर, स्टेडियम और एसोसिएशन का जो स्टाफ होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री पास मिलते हैं, वो महंगे वाले होते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने मैच में टिकट ब्लैक करने वाले एक शख्स को पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक रोशन ने 2,500 रुपए के 2 टिकट 2,40,000 रुपए में बेचे, इसीलिए पकड़ा उसको। यानी एक टिकट की कीमत कितनी हुई? 1,20,000। सेमीफाइनल का एक टिकट, अंदाजा लगाइए आप। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी के पास टिकट आए कहां से। लेकिन सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि इनको पकड़ने के बाद भी कालाबाजारी में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? स्टेडियम के बाहर पुलिस भी मौजूद थी, मतलब जहां पुलिस वाला खड़ा था उसके पीछे ही सब कुछ सौदा हो रहा था, और ब्लैकी के एजेंट भी वहीं मौजूद थे। अब एक और मजेदार बात है,
जिस वीआईपी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट को ऊंचे दामों पर बेचने का दावा ये एजेंट कर रहा था मृत्युंजय के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट स्टेडियम मैनेजमेंट के पास रहते हैं और बड़े लोगों को इनसे ऑब्लाइज किया जाता है या जो मेंबर होते हैं उनको दिए जाते हैं। ये टिकट कैसे इन एजेंटों के हाथ लग गए? क्या स्टेडियम मैनेजमेंट से जुड़े लोग इस कालाबाजारी को हवा तो नहीं दे रहे कहीं? आपने महंगा टिकट नहीं खरीदना है, अगर कोई अप्रोच भी कर रहा है नहीं लेना है, घर पर बैठकर मैच का मजा लीजिए। ब्लैकियों को पकड़ना पुलिस का काम। ब्लैकियों को पकड़ने के लिए बेशक पुलिस में मारामारी नहीं है अभी, लेकिन छठ पूजा के लिए ट्रेन पकड़ने वालों की रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त मारामारी है। देश के तमाम हिस्सों से लोग पूर्वांचल और बिहार का रुख करने लगे हैं ताकि छठ पर्व से पहले घर गांव पहुंच जाएं। लेकिन ये सफर उनके लिए कैसे एक मिशन बन गया है, तस्वीरें देखकर ये बात समझ आएगी। हमने दिल्ली, मुंबई, यूपी समेत देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों से ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। ये चंदौली के मुगलसराय जंक्शन की तस्वीरें हैं। ट्रेन में सवार नहीं हो पाए तो एक दूसरे पर टूट पड़े। मैं 4 महीने पहले टिकट गाऊं, देखिए सब वेटिंग वाले बैठे हुए हैं, पुलिस वाले सब बैठ के बस वहां पे देखिए सब देख रहे हैं, कोई किसी को निकाल नहीं रहा है। इन दिनों देश के तमाम हिस्सों में रेलवे स्टेशनों का यही हाल है। यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में पांव टिकाने की जगह नहीं मिल रही। ट्रेनें बिहार या पूर्वांचल की तरफ जा रही हैं तो इस वक्त दरवाजे में एंट्री लगभग नामुमकिन है। इसीलिए इमरजेंसी खिड़कियां अब ट्रेन के दरवाजे बन चुके हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक ट्रेनों का यही हाल है। महापर्व छठ में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोगों को अपने घर जाना है। जो यूपी तक पहुंच गए वो जैसे तैसे आगे का सफर करने के लिए तैयार हैं। इन जनाब ने तो खिड़की के रास्ते ही पूरी फैमिली ट्रेन में एंटर करवा दी। आप देख सकते हैं किस तरह से जो गोरखपुर का जो हाल है, ये बाघ एक्सप्रेस है, अभी आकर रुकी है गोरखपुर में। और ये देखिए अपनी पत्नी को किस तरह से बमुश्किल घुसा पा रहे हैं, किस तरह इमरजेंसी विंडो से, जो ऐसी विंडो है जिससे आपात स्थिति में ट्रेनों से बाहर निकला जाता है, उस विंडो से ये अंदर आना पड़ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि यात्रा पर निकला हर परिवार अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। इनको छठ का पर्व मनाने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जाना था। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी। परिवार के साथ वक्त पर गाजियाबाद स्टेशन पर भी पहुंच गए, लेकिन भीड़ आड़े आ गई और ट्रेन निकल गई। मेरे को तो जाना था मुजफ्फरपुर, लेकिन गाड़ी में इतनी भीड़ चल रही है कि हम सब जा नहीं पा रहे। छोटे बच्चे साथ हुए तो वापस घर जा रहे थे। छठ पर रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम करता है, लेकिन मुसाफिर इतने हो जाते हैं कि हर साल ट्रेनें कम पड़ जाती हैं। इसीलिए प्रमोद दुबे ने रिस्क नहीं लिया। पहले ही सहपरिवार मुंबई से पटना के लिए निकल पड़े। बहुत रश है और अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। ये जैसे ही 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद तो फिर वो एसी, जनरल, H1 सब एक जैसे ही हो जाएगा। तमाम मुसाफिर होंगे जिन्होंने पहले ही टिकट बुक कराई और रवाना हो गए। लेकिन अभी जिनके पास कंफर्म टिकट है वो भी सुकून से सफर नहीं कर सकते, क्योंकि वेटिंग टिकट और बे टिकट लोग भी घर जाकर त्योहार मनाने की जिद में ट्रेनों में लगातार सवार हो रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि इस बदइंतजामी के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये ट्रेन खड़ी है, हिमगिरी एक्सप्रेस। तस्वीर देखिए किस तरह से अंदर के जो कोच है उनमें ठसाठस भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं। आप देखिए एक सीट पर 8-8, 10-10 लोग बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए, इतनी सारी भीड़ है। छठ पूजा के भीड़ है, इधर देखिए आदमी को खड़ा होने की जगह नहीं है, फिर भी आदमी दिक्कत सिक्कत जा रहे हैं, क्या करेंगे।
ट्रेन खचाखच भरी हुई है, सीटों पर क्षमता से दुगने लोग बैठे हैं। ज्यादा बुरी हालत महिलाओं और बच्चों की है। परेशानी तो हो रही है, न लाइटिंग में जा रहा है, न पानी है, न कुछ। नौजवान अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजों पर डेरा डाले हुए हैं। परेशानी है, बहुत समस्या है, लेकिन त्यौहार है और ऐसे मौके पे अपने घर पहुंचना भी जरूरी है। तो इस तरह की स्थितियों के बीच में ये जो यात्री हैं वो अपने अपने घर, अपने अपने गांव जाने को मजबूर हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। ये भीड़ क्यों है? क्योंकि बिहार के लोगों के लिए छठ की खास अहमियत है। होली या दिवाली पर भले ही घर न पहुंच पाएं, लेकिन छठ के मौके पर हर बिहारवासी चाहता है कि वो त्यौहार अपने घर और गांव वालों के साथ मनाए। इसीलिए देश के तमाम राज्यों से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। इस बार दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना और उड़ीसा से अब तक 62 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चल चुकी हैं। छठ और दीपावली को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कुल 62 ट्रेनें नोटिफाई की हैं। जो हमारी लाइन कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रेनें चला रहे हैं। यात्रियों से अपील है, जब भी अपना यात्रा कार्यक्रम बनाए तो एक बार नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के माध्यम से कि कितनी स्पेशल ट्रेनें किन स्टेशनों के बीच में चल रही हैं और अकॉर्डिंगली अपना यात्रा प्रोग्राम बना सकते हैं। स्पेशल ट्रेन तो चल गई, पर सीट पर अब भी टूटा है। ना ट्रेन में बैठने की जगह है और ना टिकट मिल रहे हैं। देश के सिर्फ 6 राज्यों में करीब 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका गृह राज्य बिहार है। ये लोग बिहार से निकलकर पढ़ाई से लेकर नौकरी और मजदूरी से लेकर बिजनेस तक दूसरे राज्यों में करते हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 60 लाख बिहार के लोग रहते हैं। दिल्ली में करीब 40 लाख से ज्यादा, पंजाब में तकरीबन 25 लाख, महाराष्ट्र में 10 लाख, गुजरात में करीब 4 लाख और हरियाणा में बिहार के करीब 3,90,000 लोग रहते हैं। ये तमाम लोग त्यौहार मनाने के लिए बिहार लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में उमड़ रही भीड़ के चलते लोगों को किस तरह सफ़र करना पड़ता है, ये खुद एक मुसाफिर ने बताया जो किसी तरह दिल्ली से दरभंगा पहुंचा। इस ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दिक्कत भी काफ़ी हुआ। पूरा लैट्रिन बाथरूम सब भरा हुआ था पैसेंजर से, निकलने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। पूरे पेशाब मतलब हर चीज बाथरूम में रोक के रखना पूरी रात दिन। तब जाके अभी हम 5 घंटे लेट ये करीब छोड़ा है ट्रेन में। अच्छा, इस अगर भीड़ की वजह छठ का त्यौहार है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि छठ का त्यौहार होता क्या है। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को पता हो इसे क्यों मनाया जाता है और बिहार के लोग इसमें इतनी रुचि क्यों रखते हैं। ये जानना खासकर उन राज्यों के लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो छठ का त्यौहार नहीं मनाते हैं। यह सूर्य की उपासना का महापर्व है। छठ, इसमें उगते और डूबते सूर्य को पूजा की जाती है। छठ डूबते सूर्य की पूजा का अकेला पर्व माना जाता है। इसमें सुहागिनें महिलाएं छठ का व्रत रखती हैं। उन्हें लगातार 36 घंटे व्रत रखना होता है। पुरुष भी छठ का उपवास रखते हैं। इस व्रत में 36 घंटे तक पानी नहीं पीना होता। 4 दिन तक छठ महापर्व चलता है। 4 दिन का त्यौहार होता है। अच्छा, 2 दिन पहले गुजरात के सूरत में रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि ट्रेन पकड़ने की भगदड़ में एक आदमी की दबने से मौत हो गई। आज जो कुछ आपने देखा ये कल भी जारी रहेगा। कल ये ट्रेनों की भीड़ खत्म नहीं होगी। तब तक कई बड़े रेलवे स्टेशन पर इसी तरह की अफरा तफरी जारी रहेगी। अब तक छठ का पर्व संपन्न नहीं हुआ है और जब तक ये संपन्न नहीं होगा तब तक हाल यही रहने वाला है। हम आम जनता की आस्था को भी समझते हैं और इसकी तकलीफ को भी। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में ये खबर आज ही खत्म नहीं होगी। जब तक चलेगी तब तक ट्रेन स्टेशन पर हम आपकी मुश्किलों और मुसीबतों का भी लेखा जोखा चेक करेंगे। हम ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ा सकते, ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। आपके हवाई सफर का किराया भी मैं नहीं घटा सकता क्योंकि ये भी हमारा काम नहीं है। लेकिन आपकी दिक्कत तो हम दिखा सकते हैं, वो तो हमारा काम है।
ट्रेन और बस में जगह नहीं मिल पाई, इसलिए बहुत से बिहार वासियों को गांव जाकर छठ पूजा का अपना सपना अधूरा छोड़ना पड़ा। खैर, दिल्ली में भी छठ मनाने के लिए व्यवस्था की गई होगी। जो टिकट नहीं पा पाए या नहीं जा पाए वो यहीं मनाएंगे। ये समझने के लिए एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे। यहाँ लोगों का दर्द भी जुबान पर था। उनकी पीड़ा यमुना के मैले पानी को देखकर अच्छी तरह समझ आई। झाग से भरी पड़ी यमुना नदी बिल्कुल बर्फ के रेगिस्तान की तरह। छठ पर्व पर इसी पानी में व्रत रखने वाली महिलाएं खड़ी होंगी और सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। करीब से देखेंगे तो ये पानी आपको काला दिखेगा, मानो किसी नाली का सड़ा हुआ पानी हो। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर महिलाएं छठ का त्योहार कैसे मनाएंगी। पिछले साल भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, महिलाओं को मजबूरन इस इतने प्रदूषित जल में, जिस पर हाथ लगाना भी आपके हेल्थ के लिए हजार्डस है, उसमें उन्हें छठ का त्योहार मनाना पड़ा था। एबीपी न्यूज की टीम जब दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर पहुंची तो वहां कुछ महिलाएं नहाते और पूजा पाठ करते हुए दिखाई दी। उनका कहना था कि यमुना के अलावा छठ पर्व मनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, मजबूरी में यहाँ आस्था की डुबकी लगानी पड़ती है। इन लोगों से हम बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम एक तरफ छठ पूजा का इंतज़ार कर रहे हैं, नदियों की साफ सफाई की बात कर रहे हैं, उस वक्त में ये लोग कैसे इस प्रदूषित पानी में नहा रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं, ये जानते हैं। आप यहाँ पर नहाने आई हैं, पानी तो बहुत ही गंदा है, कैसे आप नहा रही हैं इसमें? गंदा पानी तो है, नहाना पड़ेगा, व्रत रखेंगे तो। छठ पूजा करती हैं आप? नहा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नदी है और नदी में हम सब की छठ पूजा होता है। नदी हो गया, तालाब हो गया, इसी सब में हम सब का छठ पूजा होता है, तो इसलिए कि गंदा हो फिर भी हम सबको पूजा इसी में करना पड़ता है। इस बार आंटी आप छठ पूजा करेंगे? हाँ जी। हर साल आप यहीं पे करती हैं छठ पूजा? हर साल यहीं पर करता हूँ। पानी तो बहुत गंदा है, लेकिन कैसे इस बार पूजा होगी? इसी पानी से बनाएंगी प्रसाद? इसी पानी से बनाऊंगा प्रसाद। जब से हम दिल्ली रहता हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ, यहीं पर आता हूँ। तो पहले भी, जैसे आप कह रहे हैं कि 20 साल से आप यहाँ रहती, तो पहले भी ऐसा ही हाल था यमुना का? ऐसी हाल था। तो इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। चाहती हैं कि सरकार इसके लिए काम करे कुछ? अब सरकार करवाएगा तो करवा देगा, नहीं तो एकरे पर छड़ दूंगा, और क्या करूँगा। मैले पानी को देखकर अधिकांश परिवार इस बार यमुना से दूरी बनाए हुए हैं। बिल्डिंग की छत पर या सोसाइटी में सांकेतिक पोखर बनाने की तैयारी है। यमुना का पानी इतना जहरीला हो गया है कि डुबकी लगाना भी मुश्किल हो गया है। इसी कारण हमने अब यह पर्व अपने घरों के छतों पर मनाना शुरू कर दिया है। 20वीं सदी में साफ नदियों में यमुना का जिक्र होता था, लेकिन 21वीं सदी में ये रिवर सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। वजीराबाद से लेकर ओखला तक, यानी यमुना के 2% क्षेत्र में कुल प्रदूषण का 76% हिस्सा है। पिछले 8 साल में पानी का प्रदूषण 2 गुना बढ़ गया है और नदी झाग से भर गई है। सरकार यमुना की सफाई के नाम पर पिछले 5 साल में 6,857 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 3 साल पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 2025 तक यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे। 2023 खत्म होने वाला है और यमुना साफ पानी को आज भी तरस रही है। खैर, तरस तो वो मजदूर भी रहे हैं जो पिछले 3 दिन से उत्तर काशी की धसी हुई सुरंग में फंसे हुए हैं। वो कब निकलेंगे? ब्रेक के बाद पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। कल हमने आपको उत्तरकाशी के मजदूरों का हाल दिखाया था। 40 मजदूर सुरंग में अभी भी फंसे हुए हैं। सरकार और एजेंसियों ने पानी के पाइप के जरिए खाना पीना तो अंदर पहुंचा दिया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में अब भी अड़चन है। उन्हें निकालने के लिए कोई सॉलिड ऑप्शन फिलहाल दिख नहीं रहा है। इसीलिए सरकार ने अब बड़े बड़े लोहे के पाइप मंगाए हैं ताकि इन्हें सुरंग के अंदर पहुंचाया जाए जहां मजदूर फंसे हुए हैं, और एक एक करके मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाए। मगर जुगाड़ वाला ये फार्मूला इतना आसान नहीं है। अब कोशिश ये की जा रही है क्योंकि जो मलबा है वो लगातार गिरता चला जा रहा है, तो ऐसे में दूसरी कोशिश ये की गई है कि देहरादून ऋषिकेश से बड़े बड़े पाइप मंगाए गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही पाइप हैं
जिन्हें अब टनल के बीचों बीच में लगाया जाएगा। एक छोर से दूसरी छोर इन पाइप को भेजा जाएगा ताकि इन्हीं पाइप के सहारे जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं वो बाहर आ सकें। तो ये 900 mm के पाइप हैं जो आप देख रहे हैं, काफी स्पेस इनमें आपको नजर आएगा। इसमें आराम से एक एक कर जो मजदूर वहां हैं वो बाहर की तरफ आ सकते हैं। तो इन्हीं पाइप को अब लगाने की तैयारी चल रही है। अंदर मशीनों के जरिए इनके लिए स्पेस तैयार किया जा रहा है और जैसे स्पेस तैयार हो जाएगा उसके बाद इन पाइप को वहां पर लगाया जाएगा और इन्हीं पाइप के सहारे एक एक कर जो मजदूर हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। सोचिए क्या बीत रही होगी इन मजदूरों के परिवारों पर। हमारे रिपोर्टर संजय त्रिपाठी यूपी के श्रावस्ती में थे। यहाँ के 6 परिवार हैं जिनके सदस्य इस सुरंग में फंसे हुए हैं। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने इन परिवारों से फोन पर बात की, लेकिन जब तक मजदूर सुरंग में फंसे हैं तब तक चैन इनको कहाँ मिलेगा। बात तो हुईगा 5-6 दिन में। 5-6 दिन से बात ही नहीं हो पा रही है। क्या कुछ समाचार मिल रहे हैं, सब ठीक है? कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक हैं। टनल के अंदर फंसे हुए हैं, टनल के अंदर फंसे हुए हैं और ये लोग वो पाइप के माध्यम से वो लोग संदेश दे रहे हैं कि हम लोग ठीक हैं, खाना पानी ऑक्सीजन सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। वो लोग यही संदेश दे रहे हैं कि घर वाले राम मिलन ठीक है। बस यही हुआ कि 2-3 दिन में जैसे ये हुआ हादसा, ठीक है, उस बेड में वो अंदर गया, उसका नेटवर्क हो नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, बात हो नहीं पा रहा है बराबर। वो हमारा जो है वो एक हमारा बहन का हस्बैंड है, वो है और नाइट डे ड्यूटी चल रहा था, उस समय वो बाहर था, उसी से बात हो रहा है। इस खबर को हम आगे भी फॉलो करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और आपसे जुड़ी हुई खबर है, आपके परिवारों से जुड़ी हुई खबर है। इसका अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक अपडेट आपको और देना है कि 5 राज्यों में चुनाव है, जैसे कि आप जानते ही हैं, और देश का सबसे छोटा चुनावी बूथ कहाँ तैयार हो रहा है आपको दिखाएंगे। अब खबर सबसे छोटे पोलिंग बूथ की। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक गांव है शेराडांड। इस गांव की कुल आबादी है 12 जन। पूरे गांव में सिर्फ 5 लोग वोट डाल सकते हैं और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। चूंकि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है, अहमियत होती है और गांव के सभी ये 5 लोग वोट डाल सकें, इसके लिए चुनाव आयोग की 12 लोगों की टीम कोरिया के इस गांव में दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए पहुंचने के लिए निकल चुकी है। ये गांव देश का सबसे छोटा पोलिंग बूथ है। शेराडांड गांव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 425 किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने के लिए जंगलों के साथ साथ उफनती नदी को पार करना भी काफी चुनौती भरा रहता है। चलिए, बूथ तो आपने ये देख लिया सबसे छोटा। अब वक्त हो गया आपके कमेंट्स का, उन्हें भी देख लेते हैं आपने क्या लिखा है। ये संदीप लिख रहे हैं, वर्कर लोगों की जॉब जा रही है, सरकार जरा ध्यान दे। ये उस खबर पर लिख रहे हैं जो हमने कहा था कि दिवाली नज़दीक है और लोगों के पास काम नहीं है और बहुत सारे लोगों की दिवाली फीकी जाएगी। अब मुझे आपको इजाज़त देनी पड़ेगी क्योंकि मेरा टाइम हो गया है। कल रात 9 बजे फिर आपसे भेंट होगी, लेकिन आप हमारी खबरों पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं कल रात 9 बजे फिर आपके पास हाजिर होऊंगा आपके मुद्दे लेकर, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।